आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने 46 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी, 19 मौजूदा विधायकों को भी टिकट। मुलायम सिंह की अस्थियां गंगा में प्रभावित कर अखिलेश, डिंपल ने लगाई डुबकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने किया हमला, गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या करने वाला इमरान गनी मारा गया। यूपी कोऑपरेटिव बैंक 146 करोड़ उड़ाए, महाप्रबंधक समेत 10 अफसर निलंबित, पूर्व बैंक प्रबंधक हिरासत में। आतंकी संगठन आईएस की मदद कर रही थी सीमेंट कंपनी, अमेरिका ने ठोका भारी जुर्माना। पराली जलने से बढ़ने लगा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा रही सबसे खराब। 2 आईपीएस के निलंबन के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, आमिर जावेद बने पूर्णिया के एसपी। स्वीडन ने 26 साल की लड़की को बनाया क्लाइमेट मिनिस्टर, अपने ही पीएम को खुलेआम लगा चुकी है लताड़। हैरान है पूरा बॉलीवुड, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बुरा हो सकता है प्रणीति के साथ। और एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत, पाकिस्तानी भर के। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार देर रात 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। 5 नए चेहरों सहित 3 महिलाओं पर कांग्रेस ने दांव खेला है। 22 सीटों पर अभी भी पैच फंसा है। इनकी सूची बुधवार को जारी होने के आसार हैं। पहली सूची में प्रतिभा वीरभद्र सिंह गुट के अधिकतर नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से बाजी मार ली है। 50 वर्ष से कम आयु के 15 प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया है। वर्तमान 19 विधायकों को पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां सोमवार को चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट में विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। कर्मकांड के बाद बेटे अखिलेश यादव ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। विसर्जन के दौरान अखिलेश और परिजनों की आंखें छलक उठी। मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। सोमवार को उनकी अस्थियां हरिद्वार लाई गई। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, बहू डिंपल यादव, अखिलेश की बेटी टीना यादव, अदिति यादव, बेटा अर्जुन यादव और मुलायम के भाई शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेजस प्रताप यादव, अंशुल यादव, अक्षय यादव आदि परिवार के लोग अस्थि कलश लेकर दोपहर में 1:35 पर नमामि गंगे घाट पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सोमवार को 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर उनकी हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी मुठभेड़ में आतंकियों की गोली से मारा गया। मजदूरों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने बीते दिन आतंकी इमरान गनी को पकड़ा था, जिसके बाद उससे पूछताछ के आधार पर दूसरे आतंकियों के ठिकानों पर रेड डाली। पुलिस आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में आतंकी इमरान की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी इमरान गनी की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया, सुरक्षा बल की टीम आतंकी इमरान को लेकर नौगाम पहुंचे थे, जहां उनके आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसी दौरान आतंकियों की गोली से मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी इमरान गनी मारा गया। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लखनऊ स्थित मुख्यालय से कर्मचारियों की मिलीभगत से जालसाजों ने 146 करोड़ रुपए उड़ा दिए। यह रकम पूर्व बैंक प्रबंधक आरएस दुबे ने अपने एक साथी की मदद से प्रबंधक व कैशियर की यूजर आईडी व पासवर्ड हासिल कर ट्रांसफर की। इस मामले में मंगलवार को महाप्रबंधक समेत 10 अफसरों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी आरएस दुबे, सुरक्षा गार्ड शैलेंद्र कुमार को हिरासत में लिया गया है। पूरी रकम को फ्रीज कर दिया गया है। फ्रांस की सीमेंट कंपनी लाफार्ज को आईएस की आर्थिक मदद करने के मामले में भारी भरकम जुर्माना देना होगा। बुर्किलीन की संघीय कोर्ट ने पहली बार अमेरिका में एक कंपनी को आतंकवादी संगठन को सामग्री सहायता प्रदान करने के आरोप में दोषी ठहराया है। आरोपों में कहा गया था कि लाफार्ज की ओर से इस्लामिक स्टेट समेत उन समूहों को आर्थिक मदद की गई थी जो कि अमेरिका की ओर से आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने लाफार्ज को दोषी ठहराया। इतना ही नहीं, कंपनी को इस मामले में जुर्माने के तौर पर करीब $800 मिलियन का भुगतान करना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाफार्ज ने सीरिया में आतंकी समूहों की मदद करने के अमेरिकी आरोप को स्वीकार भी किया है। इतना ही नहीं, लाफार्ज ने $687 मिलियन जब्त करने और अपनी दोषी याचिका में $90 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की।
मौसम बदलने के साथ अब उत्तर भारत में जल रही पराली का असर दिल्ली एनसीआर की हवा पर पड़ने लगा है। यही वजह है कि वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। हालांकि प्रदूषण में अभी इसकी हिस्सेदारी कम दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में पराली के धुएं का प्रभाव 3% से कम दर्ज किया गया है। वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि आगामी दिनों में पराली जलने से वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने में अधिक हिस्सेदारी दर्ज की जा सकती है। भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्णिया के एसपी रहे दयाशंकर और आईपीएस आदित्य कुमार के निलंबन के बाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य में तैनात 13 आईपीएस पदाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है या अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सरकार के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर आमिर जावेद को पूर्णिया का एसपी बनाया गया है। आमिर जावेद जमालपुर के रेल एसपी थे। रेल एसपी कटिहार संजय भारती 2014 आईपीएस को जमालपुर रेल एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वीडन में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। यहाँ के नवनियुक्त पीएम उल्फ क्रिस्टन्स ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। दरअसल उन्होंने 26 वर्षीय रोमना पोरमुख्तारी को जलवायु मंत्री नियुक्त किया है। रोमना क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुर्नबर्ग के होम नेशन से आती है और इस पद पर सबसे कम उम्र की मंत्री बन गई हैं। उनसे पहले स्वीडन में 27 साल के सबसे युवा मंत्री रह चुके हैं। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई कोम नेम तिरंगा के नतीजे ने बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका दिया है। कोरोना से पहले जिस तरह से नायिका प्रधान फिल्में चल रही थी, कोरोना के बाद ठीक उल्टा हो रहा है। उनकी सफलता का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। परंतु बीते शुक्रवार को वीकेंड का जो नतीजा आया है वह एकदम निचले स्तर पर है। पहले दिन मात्र 25 लाख, दूसरे दिन 35 लाख और रविवार को करीब 40 लाख कुल जमा 1 करोड़ का टिकट खिड़की पर कलेक्शन हुआ, जो कभी ए लिस्ट एक्ट्रेस की दावेदार प्रणीति चोपड़ा के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। वह प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार की बहन है, उन्हें इसका खूब फायदा मिला। फिर यशराज फिल्म्स जैसे बैनर से उनकी शुरुआत हुई और पहली 6 में से 5 फिल्में वहां से आई। शुरुआती 2-3 फिल्मों में उन्हें बैनर का लाभ और कामयाबी मिली, लेकिन इसके बाद जैसे ही यशराज का साथ छूटा और प्रियंका ने बॉलीवुड को अलविदा कहा, प्रणीति का करियर उतार पर आ गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एशिया कप का अगला आयोजन पाकिस्तान में होना है और ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल की कार्यकारी समिति का है। ये संयोग है कि जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। बीसीसीआई की सालाना जनरल मीटिंग में मुंबई में मंगलवार को उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। मुंबई में मंगलवार को हुई बीसीसीआई की सालाना जनरल मीटिंग के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जय शाह ने कहा, भारत एशिया कप में किसी न्यूट्रल जगह पर खेलेगा। एक मीडिया की खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जय शाह के बयान के बाद वो 50 ओवर वाले आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर निकलने के विकल्प पर गौर कर रहे हैं।